हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज उर्वी एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बाय पीडब्ल्यू स्किल्स। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हैशिंग। तो हैशिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगी, क्योंकि ये आपके कॉलेज एग्जाम्स में भी होगा एंड ये इंटरव्यूज़ में भी पूछ लिया जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स में आता है, लेकिन इस पे ज़्यादा टाइम दिया नहीं जाता काफ़ी बारी पढ़ाते हुए, एंड इसलिए बच्चे स्किप कर देते हैं ये टॉपिक या फिर उसको हल्के में ले लेते हैं। लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन योर इंटरव्यूज़ या फिर इन योर जो MCQ राउंड्स होते हैं CS फंडामेंटल्स पे। तो उसके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है एंड हम कोशिश करेंगे कि आज की जो वीडियो है उसमें हम हैशिंग का आपको सब कुछ बता देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम what is hashing, why is hashing, what are hash functions, क्या different types of collisions होते हैं hashing में, what is load factor, what is rehashing, ये सब हम आज की वीडियो में कवर कर लेंगे ताकि इस वीडियो को देख के आपको हैशिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही बारी में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं, what and why is hashing। हैशिंग समझने के लिए इसका नीड क्या है, ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, क्यों हम इस पे एक लेक्चर बना रहे हैं, क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है ये टॉपिक, पहले ये समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज मेरे पास एक स्ट्रीम ऑफ नंबर्स आ रहे हैं, कुछ भी नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, एंड इसके आगे भी मेरे पास जो है नंबर्स आ रहे हैं जो कि मुझे एक डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट करने हैं, ठीक है। अब ये डेटा स्ट्रक्चर जिस भी डेटा स्ट्रक्चर में मैं इंसर्ट करूँ इन वैल्यूज़ की, वो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हो जहाँ पे इनको इंसर्ट करना भी इजी हो। मतलब इजी का मतलब क्या, एफिशिएंट की बात मैं कर रही हूँ कि एफिशिएंट हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज, उनको इंसर्ट करना, उनको डिलीट करना और उनको सर्च करना। तो इंसर्ट, डिलीट एंड सर्च, ठीक है। अब हमने अभी तक बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए एंड हमने देखे हैं कई डेटा स्ट्रक्चर्स जहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन हम O(1) में कर पा रहे थे, लेकिन क्या सर्च हमने देखा है कहीं पे भी O(1) में। सर्च के हमने क्या क्या तरीके देखे हैं, एक तो लीनियर सर्च देखा है हमने और एक देखा है बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी O(n) एंड बाइनरी सर्च जो उससे बेटर होता है उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी O(log(n), ठीक है। तो अभी तक की जो हमने बेस्ट देखी है सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो देखी है O(log(n). अब मैं आपको बोल रही हूँ कि हमें कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए या कोई ऐसी तरीका चाहिए जहाँ पे इन नंबर्स को मैं स्टोर कर पाऊँ सच दैट सर्चिंग इज ऑल्सो O(1), मतलब कि सर्चिंग का टाइम भी कांस्टेंट हो जाए, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(1) टाइम में मैं किसी भी नंबर को सर्च कर पाऊँ अपने डेटा स्ट्रक्चर में। तो हाउ कैन आई मेक दैट पॉसिबल? दैट इज मेड पॉसिबल यूजिंग हैशिंग, एंड इसलिए हम इसको आज पढ़ रहे हैं क्योंकि हैशिंग के थ्रू आपका इंसर्शन, डिलीशन, सर्च स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे सर्चिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब भी हम स्पेशली बहुत ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा के बारे में बात कर रहे हों, ठीक है। तो उन केसेस में जहाँ पे हमें सर्च एफिशिएंट चाहिए, O(1) टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में चाहिए, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं हैशिंग कॉन्सेप्ट का। अब हाउ डज दिस वर्क? हाउ कैन आई सर्च फॉर एन एलिमेंट इन O(1) टाइम? O(1) टाइम में सर्च करने का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझते हैं। O(1) टाइम में, कांस्टेंट टाइम में सर्च करने का मतलब हुआ कि मुझे पता है कि अगर मेरे को कोई बोल रहा है कि बताओ कि यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर में मेरे 682 प्रेजेंट है या नहीं, तो मुझे पता हो कि 682 किस इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा,
तब मेरे को सिर्फ एक जगह ढूंढना पड़ेगा और मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, सर्च का O(1) हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता हो कि मेरे को बोले कोई कि 682 ढूंढो भाई डेटा स्ट्रक्चर में, और मुझे पता है कि 682 तो किसी आई इंडेक्स पे ही पड़ा होगा, अगर आई इंडेक्स पे वो नहीं पड़ा तो वो मतलब नहीं है मेरे डेटा स्ट्रक्चर में, एंड अगर आई इंडेक्स पे है तो मतलब कि इट इज प्रेजेंट इन माय डेटा स्ट्रक्चर, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट एनीवेयर एल्स। तो इस केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर्च की O(1) हो जाएगी, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इन सारे नंबर्स के लिए एक यूनिक इंडेक्स ढूंढ पाऊं, ठीक है, इफ आई कैन फाइंड अ यूनिक इंडेक्स फॉर ऑल ऑफ दीज नंबर्स, तो क्या मेरा सर्च जो है वो O(1) हो जाएगा, राइट? जैसे कि मुझे पता हो कि 682 किस यूनिक इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा, 761 किस यूनिक इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा, एंड सो ऑन। तो फिर मुझे उस नंबर के बस उस यूनिक उसके जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट है, जो वो वाला पर्टिकुलर नंबर है, उसका जो यूनिक इंडेक्स है उसी पे मुझे जाके ढूंढना पड़ेगा अपने डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है? वहीं पे जाके मैं उसको इंसर्ट कर रही हूँ, वहीं पे जाके मैं उसको डिलीट कर रही हूँ, ताकि हर एक नंबर का एक यूनिक इंडेक्स हो। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम एक एरे बना दें ऑफ द साइज ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, कि सपोज ये जो भी हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं ये सारे 3 डिजिट्स ही हैं, कोई भी 4 डिजिट तक नहीं जाएगा, ठीक है? तो मैक्सिमम नंबर जो है वो मेरा हो सकता है 999। तो सपोज मैं एक एरे बना दूँ या फिर एक वेक्टर बना दूँ ऑफ साइज 999 ले लो या फिर 1000 ले लो, ठीक है? सपोज आई मेक एन एरे ऑफ साइज 1000। अब यहाँ पे मेरे पास इंडेक्सेस क्या रहेंगे, 0 to 999 मेरे इंडेक्सेस रहेंगे जहाँ पे मैं अपने नंबर्स को स्टोर कर सकती हूँ। तो अब इस एरे में अगर मेरे को 682 स्टोर करना है तो मैं 682 इंडेक्स पे ही 682 को स्टोर कर दूंगी। इससे क्या होगा कि अगर बाद में जाके मुझे चेक करना है कि 682 प्रेजेंट है या नहीं मेरे एरे में, तो मैं 682 इंडेक्स पे चेक करूंगी कि क्या वहाँ पे कोई नंबर प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है? या फिर अगर मुझे 682 डिलीट करना है अपने एरे में से, तो मैं सिर्फ सीधा इस इंडेक्स पे जाके उसको डिलीट कर दूंगी, मुझे उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा अपने एरे में। तो दिस इज वन वे जिससे हमें एक यूनिक इंडेक्स मिल जाएगा फॉर ऑल ऑफ द एलिमेंट्स। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि ये मैक्स जो है सपोज हमें पता है, बट फॉर एग्जांपल वी आर नॉट अवेयर कि मैक्स नंबर यहाँ पे क्या हो सकता है, या फिर ऐसा हो कि कोई जो भी लार्जेस्ट नंबर हो वो सिग्निफिकेंटली बड़ा हो फ्रॉम ऑल ऑफ द अदर नंबर्स, ठीक है? सपोज दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, ये मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, इस पर कॉल मत करके देखना, बट सपोज दिस इज द लार्जेस्ट नंबर इन दिस एरे। तो इस साइज का मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें नंबर जो है वो सिर्फ 5 स्टोर हो रहे होंगे। तो आप सोच रहे हो कि कितना वेस्टेज हो रहा होगा मेमोरी का, अगर मैं इंडेक्स हर एलिमेंट को उसी के इंडेक्स पे स्टोर कर रही हूँ, तो देयर इज वेस्टेज। एंड ऑल्सो मैं रिस्ट्रिक्ट भी हो जाती हूँ, मैक्सिमम जो मैं अपना एरे साइज बना पाऊंगी वो 10⁸ का ही बनाऊंगी, तो उससे बड़ा अगर मेरे पास कोई एलिमेंट आ रहा है तो उसको मैं नहीं स्टोर कर पाऊंगी अपने एरे में, ठीक है? तो ये वाली अप्रोच तो नहीं काम करेगी हमारे लिए। लेट्स थिंक अबाउट समथिंग एल्स कि कैसे हम अपने सब एलिमेंट्स के लिए एक यूनिक इंडेक्स ढूंढें, ठीक है? अगर ये हम कर पाए, एक यूनिक इंडेक्स ढूंढ पाए जो यूनिक इंडेक्स हो वो हमारे किसी साइज के अंदर हो, मतलब कि सपोज मैंने इस पर लिमिट लगा दी कि ये जो यूनिक इंडेक्स आ रहा है मेरे एलिमेंट्स का ये 0 to 9 के बीच में ही हो, ठीक है? कि ये मेरा जो एरे है या मेरा जो भी डेटा स्ट्रक्चर है वो 10 साइज का है, ठीक है? तो मतलब कि वहाँ पे इंडेसेस कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 to 9 मेरे इंडेसेस हैं। तो जो भी मेरे सारे नंबर्स हैं उनका जो यूनिक इंडेक्स निकल के आए वो 0 to 9 के बीच में आए,
ठीक है, तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, ये हम हैशिंग के थ्रू कर सकते हैं. दिस इज डन थ्रू हैशिंग. तो फाइंडिंग अ यूनिक इंडेक्स, ठीक है, फॉर ऑल एलिमेंट्स, या मैं बोल सकती हूँ फाइंडिंग अ यूनिक इंडेक्स फॉर ऑल एलिमेंट्स टू स्टोर देम, इस प्रोसेस को बोलते हैं हैशिंग. ये जो यूनिक इंडेक्स है जो कि हर एलिमेंट के लिए मैं फाइंड आउट करती हूँ, इसको बोलते हैं हैश वैल्यू. अब एक बार देखते हैं कि ये जो 5 नंबर्स हैं इनको मैं हैशिंग के हेल्प से कैसे किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकती हूँ ताकि मेरा सर्च ऑपरेशन जो है वो O(1) हो जाए. ठीक है, तो हैशिंग है क्या एग्जैक्टली, लेट्स लुक एट दैट. तो ये मेरे 5 नंबर्स हैं जो कि मुझे स्टोर करने हैं सच दैट जिस भी डेटा स्ट्रक्चर में मैं स्टोर करूँ इनको, उनका मैक्सिमम साइज 10 हो, से ज़्यादा ना हो. ठीक है, तो जो भी यूनिक वैल्यू आए, जो भी इंडेक्स यूनिक इंडेक्स आए इन सब एलिमेंट्स के लिए, इन सब कीज़ के लिए, वो मेरा 0 to 9 के बीच में होना चाहिए. ठीक है, तो सपोज, तो व्हाट इफ मैं इन सब एलिमेंट्स पे एक ऑपरेशन लगाऊं कि mod 10. ठीक है, वेयर के इज ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स जिनको मैं कीज बोल रही हूँ. ठीक है, तो की mod 10 मतलब कि mod 10 का मतलब क्या होता है. mod 10 का मतलब होता है कि k को अगर मैंने 10 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आ रहा होगा दैट वुड बी गिवन टू मी बाय k mod 10. ठीक है, तो अगर मैं 682 mod 10 कर रही हूँ, 682 mod 10, तो कितना होगा, दैट वुड बी इक्वल टू 2. ठीक है, सिमिलरली 761 mod 10 अगर मैं करती हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 1. 494 mod 10 मैं करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी 4. 567 mod 10 करूँगी तो आएगा 7. एंड 869 mod 10 करूँगी तो वैल्यू आएगी 9. ठीक है, तो दीज आर माई हैश वैल्यूज जो कि मेरी यूनिक इंडेसेस हैं इन सब एलिमेंट्स के लिए. आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी मैंने यूनिक इंडेसेस निकाले हैं, दीज आर बिटवीन 0 and 9 ओनली. ठीक है, क्योंकि मैं mod 10 कर रही हूँ तो 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 10 से कम ही होगा, है ना. तो वो 0 to 9 के बीच में ही होगा एंड यही मेरी रिक्वायरमेंट थी. अब इनको मैं स्टोर कैसे करूँगी, लेट्स सी दैट. हम इनको स्टोर कर रहे होंगे एक टेबल में, जहां पे मैंने 10 बकेट्स बना दिए हैं. ठीक है, दीज आर 10 बकेट्स. बकेट्स में क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे, बकेट्स का मतलब क्या है कि मेरे टेबल को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है उसको मैं बकेट्स बोल रही हूँ. एंड ये जो भी मेरे पास नंबर्स आ रहे होंगे इनपुट, वो इन्हीं बकेट्स, इन्हीं किसी बकेट्स में से जाएंगे, 0 to 9 बकेट में से. इसमें इससे अलावा कोई और बकेट में नहीं जाएंगे. ये 10 बकेट्स जो है मेरे 0 to 9, इनमें ही किसी ना किसी बकेट में मेरे नंबर्स लाई कर रहे होंगे. ठीक है, तो बेसिकली अब मुझे क्या करना है, ये जो है ये मेरे इंडेसेस हैं 0 to 9. ठीक है, मैंने जो भी मेरा इनपुट एलिमेंट्स हैं उनके लिए हैश वैल्यूज़ निकाली, उनकी यूनिक इंडेसेस निकाली. अब उनकी जो हैश वैल्यू है, जो भी हैश वैल्यू है, उस इंडेक्स पे मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टोर कर रही हूँगी. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आई गॉट 682 एंड आई नीड टू इंसर्ट दिस इनटू अ डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, तो what will I do? Step 1, I will find the hash value. What is the hash value of 682?
2। कैसे फाइंड किया मैंने ये हैश वैल्यू? बाय अप्लाइंग दिस फंक्शन, ठीक है, बाय अप्लाइंग दिस फंक्शन जिसको बोलते हैं हैश फंक्शन। दिस इज नोन एज हैश फंक्शन, ठीक है। जो भी एलिमेंट पे हम फंक्शन लगाते हैं टू फाइंड इट्स यूनिक इंडेक्स, टू फाइंड इट्स हैश वैल्यू, उसको बोलते हैं हैश फंक्शन, ठीक है। तो अगर मुझे कोई नंबर इंसर्ट करना है, स्टेप 1 मैं हैश फंक्शन उस पर अप्लाई करूंगी टू फाइंड आउट इट्स हैश वैल्यू। 682 mod 10 हमने किया, क्या आंसर आया? 2। अब 2 इंडेक्स पे आई विल स्टोर 682, तो 2 इंडेक्स पे आई विल गो एंड स्टोर 682, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या है? 761। 761 mod 10 हमने किया था, तो हमारी हैश वैल्यू आई थी 1। 1 इंडेक्स पे हम स्टोर कर देंगे 761। सिमिलरली 494 की हैश वैल्यू क्या आई थी? 4, तो 4 इंडेक्स पे वी विल स्टोर 494। 567 की हैश वैल्यू आई थी 7, तो 7 इंडेक्स पे हम स्टोर कर देंगे 567 एंड 9 इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे 869। अब इंसर्शन तो आपने देख लिया, O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में किया है यहाँ पे हमने अपने टेबल में। सर्च की अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर बोला जाए कि सर्च 761 in this table, तो नाउ आई डोंट नीड टू गो थ्रू द इंटायर टेबल, मुझे पूरे टेबल सर्च करने की जरूरत नहीं है फॉर 761। मैं क्या करूंगी? मैं 761 की हैश वैल्यू निकालूंगी बाय अप्लाइंग द हैश फंक्शन अगेन। हैश फंक्शन लगाऊंगी, हैश वैल्यू क्या आएगी? 1। तो अब मुझे पता है कि 1 इंडेक्स पे मेरा 761 लाई कर रहा होगा, मुझे सिर्फ वहीं ढूंढने की जरूरत है। अगर वहां पे कोई नंबर नहीं हुआ तो मतलब कि 761 नहीं है मेरे टेबल में, एंड अगर होगा तो सिर्फ इसी इंडेक्स पे होगा। तो मेरा सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो हो गई ना O ऑफ 1, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सिमिलरली अगर मुझे डिलीट करना है 761 को, उसके लिए पहले मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि 761 है कहाँ मेरे टेबल में, तो मैं उसकी हैश वैल्यू से ढूंढूंगी उसको एंड देन 1 इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट होगा उसको डिलीट कर दूंगी, क्योंकि वो 761 ही होगा, मुझे पता है अगर वो प्रेजेंट हुआ तो दिस इज हाउ हैशिंग वर्क। तो हैशिंग में न्यू टर्मिनोलॉजी जो आपको याद रखनी है, नंबर 1 हैश वैल्यू, जो भी हम यूनिक इंडेक्स निकाल रहे हैं अपने एलिमेंट्स का, उनको स्टोर करने के लिए एफिशिएंटली, ताकि O ऑफ 1 में हम उन्हें सर्च कर पाए, उसको बोलते हैं, उन यूनिक इंडेक्सेस को बोलते हैं हैश वैल्यूज। हैश वैल्यूज आती कहाँ से है? यूजिंग अ हैश फंक्शन। जो भी फंक्शन हम अप्लाई करते हैं अपने एलिमेंट्स पे टू फाइंड आउट द यूनिक इंडेक्स, टू फाइंड आउट द हैश वैल्यू, उसको बोलते हैं हैश फंक्शन। एंड थर्ड होता है हमारा हैश टेबल, जहां पर हम अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर हैश टेबल। इस हैश टेबल को हमने कुछ बकेट्स में डिवाइड कर रखा होगा। बकेट्स का मतलब कि कितने पार्टीशंस हैं मेरे टेबल के, कितने यूनिक इंडेक्सेस हैं जहाँ पे मैं अपने एलिमेंट्स को स्टोर कर सकती हूँ, ठीक है। ये अगर सपोज मेरा हैश टेबल में मेरे को सिर्फ 7 buckets चाहिए थी, ठीक है। इफ सपोज आई वॉन्ट ओनली 7 buckets, ठीक है, तो आई विल हैव ओनली 7 partitions इन माई हैश टेबल एंड देन मेरा जो हैश फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? k mod 7, ठीक है। तो अब मैं हर एलिमेंट को k mod 7 कर रही होंगी, mod 7 कर रही होंगी, सॉरी, एंड उससे जो भी वैल्यू आ रही होगी उस हिसाब से मैं उस इंडेक्स पे वो वैल्यू एलिमेंट स्टोर कर रही होंगी। अगर मैं mod 7 करती हूँ तो जो भी इंडेक्सेस आएंगे वो 0 to 7 के बीच में ही आएंगे, सॉरी 0 to 6 के बीच में ही आएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आई विल बी एबल टू फिल माई हैश टेबल, ठीक है। सो
ये हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि हैशिंग क्या होती है, क्यों होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। हैश वैल्यूज क्या होती है, हैश टेबल्स क्या होते हैं, हैश फंक्शन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है अभी, ठीक है, कि दिस इज वन एग्जांपल ऑफ हैश फंक्शन। देयर कुड बी एनी अदर काइंड ऑफ फंक्शन जो कि हम अपने के एलिमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं टू गेट दी हैश वैल्यू। अब क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैश फंक्शंस होते हैं, लेट्स लुक एट दैट। सबसे पहला होता है डिवीजन मेथड, जो कि मोस्ट कॉमन एंड सिंपल हैश फंक्शन होता है। ये वही होता है जो भी हमने देखा है, जहाँ पे वी से के मॉड एम, where m could be the number of buckets that we have in our hash table. So for example, if we have m is equal to 11, ठीक है, and हमारे पास एक एलिमेंट है 1 2 7 6, तो इसको हम मॉड 11 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, 0 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 0 इंडेक्स पे हम 1 2 7 6 को स्टोर कर रहे होंगे। एट दिस इंडेक्स वी विल स्टोर 1 2 7 6। देन एक दूसरा तरीका होता है विच इज मिड स्क्वायर मेथड, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने के एलिमेंट को, है जो भी हमारा की है के, उसको स्क्वायर करते हैं एंड एक्सट्रैक्ट मिडल डिजिट्स। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा के की वैल्यू सपोज 60 है, ठीक है, तो के स्क्वायर वुड बी 3600 एंड नाउ इसकी जो भी मिडल डिजिट्स होंगी, यहाँ पे होगी 60, ये हमारी हो जाएगी हैश वैल्यू। तो 60 हैश वैल्यू पे हम 60 को स्टोर कर रहे होंगे। या इफ k इज इक्वल टू 13, तो k स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169। तो 6 जो इंडेक्स है, 6 हैश वैल्यू पे हम स्टोर कर रहे होंगे 13 को, एंड सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज अनदर मेथड। उसके बाद होता है डिजिट फोल्डिंग मेथड। डिजिट फोल्डिंग मेथड क्या होता है, यहाँ पे हम फोल्ड करते हैं अपने की को इनटू नंबर इनटू इक्वल साइज पार्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज हमारे पास एक की गिवन है K1 K2 K3 K4 K5, ठीक है। इसको अब हम क्या करेंगे, सपोज ये एक नंबर है, ठीक है, और K1 K2 K3 K4 5 दीज आर सम डिजिट्स। तो इसको हम फोल्ड कर देंगे इनटू इक्वल साइज पार्ट्स। तो हम K1 K2 को एक पार्ट ले लेंगे, K3 K4 को एक पार्ट ले लेंगे, और जो भी फिर लास्ट पार्ट बचेगा, उस जो भी लास्ट की डिजिट बचेगी उसको एक पार्ट ले लेंगे, ठीक है। तो हमने दो साइज के डिजिट्स के पार्ट्स ले लिए। देन आई विल ऐड ऑल ऑफ दीज, इनको जो ऐड करके आएगा दैट विल बिकम माई हैश वैल्यू, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 इज माई के वैल्यू। अब यहाँ पे मेरा एक पार्ट हो जाएगा 12, दूसरा पार्ट हो जाएगा 34, तीसरा पार्ट हो जाएगा जो भी लास्ट में बचेगा 5। इन सबको अगर मैं ऐड करूंगी तो क्या आएगा, 51। तो नाउ 51 विल बिकम दी हैश वैल्यू, जहां पे आई विल स्टोर दी नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं इसको 3 डिजिट्स के पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकती थी। मैं ऐसे भी बोल सकती थी कि 1 2 3 को एक पार्ट ले लो और जो बाकी बचा उसको एक पार्ट ले लो, ठीक है। तो उस केस में
I would have added 1 2 3 plus 45. ये क्या आता 168. तो 168 पे मैं मेरा हैश वैल्यू बन जाता और यहाँ पे मैं अपने नंबर 1 2 3 4 5 को स्टोर कर देती. बट यही है कि यहाँ पे अगर हम ज़्यादा डिजिट्स के में फोल्ड करें अपने नंबर को तो उतनी बड़ी हमारी हैश वैल्यू आएगी एंड उतना बड़ा हमें अपना हैश टेबल बनाना पड़ेगा. ठीक है. सो दिस इज द डिजिट फोल्डिंग मेथड. लास्ट मेथड जो मैं यहाँ पे बताऊंगी वो है मल्टीप्लिकेशन मेथड. यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो हैश फंक्शन होता है दैट इज इक्वल टू द फ्लोर ऑफ m which is the size of our hash table into ka mod 1. ठीक है. तो बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे. क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले k तो हमारी की है, ठीक है, जिसके लिए हम हैश वैल्यू ढूंढ रहे हैं. a क्या है, a इज सम नंबर बिटवीन सम इंटीजर बिटवीन 0 to 1. तो सबसे पहले हम k को a से मल्टीप्लाई करते हैं. देन वी डू मॉड 1. मॉड 1 करने से क्या होगा, जो भी फ्रैक्शन पार्ट आएगा, जो भी पॉइंट के बाद वाला पार्ट होगा वो मुझे मिल जाएगा. जो डेसिमल पार्ट होगा k और a को मल्टीप्लाई करके वो मुझे मिल जाएगा. फिर उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी m से. m क्या है, m इज़ द साइज ऑफ हैश टेबल या जितने नंबर ऑफ बकेट्स हैं मेरे पास. एंड देन लास्ट में जो भी आएगा इनको मल्टीप्लाई करके उसका फ्लोर ले लूँगी. तो फॉर एग्जाम्पल मेरे k की वैल्यू है 1 2 3 4 5 एंड a की वैल्यू है 0.01. ठीक है. तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले I'll do k इंटू a जिसकी वैल्यू होगी 1 2 3.45. फिर k a मॉड 1 मैं करूँगी, इसका मतलब 1 2 3.45 मॉड 1. इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 0.45. ठीक है. फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी m से. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल m मेरा 10 है, तो m की वैल्यू अगर हम 10 ले लेते हैं तो 0.45 into 10 will come out to be 4.5. And finally I'll take the floor of m into ka mod 1. ठीक है. तो that means floor value of 4.5. फ्लोर वैल्यू ऑफ 4.5 क्या होगी, 4 होगी. ठीक है. फ्लोर वैल्यू मतलब कि द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन 4.5 विच इज 4. सो 4 becomes my hash value for this number 1 2 3 4 5, जहाँ पे मेरी a की वैल्यू मैं पहले से कांस्टेंट रखूंगी और m की भी वैल्यू. ठीक है. सो दिस इज नंबर 4 हैश फंक्शन जो हमने डिस्कस किया यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये हैश फंक्शन जो है तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है पर से, बट तुम्हें पता होने चाहिए कुछ. अगर तुमसे इंटरव्यू में कभी कभार पूछ लिया जाए या फिर CS फंडामेंटल्स राउंड में तुमसे पूछ लिया जाए, MCQs में पूछ लिया जाए, तो ये कॉमन है हैश फंक्शन जो कि यूज़ किए जाते हैं, जो कि तुम्हें पता होने चाहिए. अब हैश फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैश फंक्शन से ही हमारे हैशिंग की एफिशिएंसी डिसाइड होती है. वो कैसे, आगे टॉपिक में समझते हैं. तो लेट्स डिस्कस कोलिजन्स इन हैशिंग. कोलिजन्स क्या होते हैं, एंड ये शायद आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ऐसा कुछ जिसको मैं कोलिजन्स बोल रही हूँ. जब मैंने आपको बताया कि ये वैल्यूज़ को मैं अपने हैश टेबल में कैसे स्टोर कर सकती हूँ यूजिंग अ हैश फंक्शन एग्जाम्पल के लिए हम ये ले रहे हैं k mod 10, राइट. दिस इज द हैश फंक्शन वी टुक. एंड इस हैश फंक्शन के हिसाब से मैंने अपनी सब वैल्यूज़ के लिए एक हैश वैल्यू निकाली थी. 682 के लिए हैश वैल्यू आई थी 2, तो मैंने उसको 2 इंडेक्स पे स्टोर किया था. 761 मैंने स्टोर किया था एट इंडेक्स 1. 494 किया था एट इंडेक्स 4. 567 किया था एट इंडेक्स 7 और 869 किया था एट इंडेक्स 9.
अब सपोज मेरे पास एक और नंबर मेरे को इनपुट मिलता है जो कि मुझे अपने इस हैश टेबल में स्टोर करना है, एंड वो नंबर क्या है? दैट नंबर इज सपोज 634। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो हमारे पास एक नया नंबर आया है विच इज 634। अब 634 मॉड 10 अगर मैं करूँगी तो क्या हैश वैल्यू आएगी? 634 mod 10 that is equal to 4। मतलब 4 इज द हैश वैल्यू जहाँ पे मुझे 634 को स्टोर करना होगा। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि यार 4 इंडेक्स पे तो ऑलरेडी एक नंबर प्रेजेंट है, तो अब हम 634 को कहाँ स्टोर करें? हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ पहले भी आई हो कि अगर दो नंबर्स की हैश वैल्यू सेम आ जाती है, आ भी सकती है ना। हमारा हैश फंक्शन क्या यूज़ कर रहे हैं हम? जो डिवीजन मेथड में हैश फंक्शन यूज़ होता है वो ये होता है k mod सम वैल्यू m विच इज़ द साइज ऑफ आवर हैश टेबल। तो वहाँ पे हमारे इंडेक्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड ही होते हैं, कुछ पर्टिकुलर रेंज में ही आएगा हमारा इंडेक्स, जो हैश वैल्यू निकल के आएगा, यूनिक इंडेक्स जो है वही हमारी हैश वैल्यू होगी। तो वो एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज में होगी। तो हो सकता है कि दो एलिमेंट्स ऐसे हों जिनकी सेम हैश वैल्यू आ जाए। तो अब हम क्या करें? ऑल्दो ये हमेशा नहीं होगा, सारे नंबर्स की सेम हैश वैल्यू होने के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई दो एलिमेंट्स की हैश वैल्यू सेम आ जाए, तो उसको बोलते हैं हम कोलिजन। कोलिजन क्या होता है? व्हेन टू एलिमेंट्स हैव सेम हैश वैल्यू, तो उसको बोलते हैं कि दिस इज अ कोलिजन दैट हैज अकर्ड। अब इस कोलिजन को हैंडल करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तरीका होता है यूजिंग ओपन हैशिंग, एंड दूसरा तरीका होता है यूजिंग क्लोज्ड हैशिंग। अब ये क्या होता है ओपन हैशिंग एंड क्लोज्ड हैशिंग, ये भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि हैशिंग में ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है कि कोलिजन्स को हम कैसे हैंडल करें, क्योंकि कोलिजन्स अकर तो करेंगे, देयर इज़ अ चांस कि दो वैल्यूज़ की हैश वैल्यू सेम आ जाए, तो उनको हम कैसे हैंडल कर रहे हैं ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है, बिकॉज देन दैट विल डिसाइड कि फाइनली हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी फॉर इंसर्शन या फिर फॉर सर्च वो कितनी होगी इन दी एंड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ओपन हैशिंग। ओपन हैशिंग को क्लोज्ड एड्रेसिंग भी बोला जाता है, एंड यहाँ पे जो मेथड होता है टू handle collision that is called separate chaining। separate chaining में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये नंबर आया 634 जो कि मुझे ऐड, इसकी हैश वैल्यू है 4, तो मुझे इसको स्टोर करना है एट 4 इंडेक्स, लेकिन वहाँ पे एक ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है। तो 634 को हम ऐड कर देंगे, जो 4 इंडेक्स पे ऑलरेडी एलिमेंट है उसके आगे हम ऐड कर देंगे यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट याद है सबको, कैसे हम नोड्स ऐड कर रहे थे उसमें एट दी एंड। सिमिलरली यहाँ पे एट एवरी बकेट हम ये अभी तक हम क्या कर रहे थे कि एट इन एवरी बकेट हम एक इंटीजर स्टोर कर रहे थे। अभी सोचो कि इन एवरी बकेट हम एक लिंक्ड लिस्ट स्टोर कर रहे हैं। तो अगर कोई दो वैल्यूज़ आती हैं या कोई एक ऐसी वैल्यू आती है जिसकी हैश वैल्यू इंडेक्स पे ऑलरेडी एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसके आगे हम अपने नए एलिमेंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर मुझे 634 ढूंढना है, आई नीड टू फाइंड 634 इन द हैश टेबल। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं इसकी हैश वैल्यू ढूंढूंगी। हैश वैल्यू कितनी आई? 4 आई हैश वैल्यू। फोर्थ इंडेक्स पे आई विल सर्च कि यहाँ पे जो लिंक लिस्ट है उसमें क्या 634 प्रेजेंट है या नहीं। तो जो सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो क्या हुई? दैट इज O ऑफ वॉट एवर इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट।
दिस लिंक लिस्ट। इसको हम और बेटर तरीके से अभी समझेंगे थोड़ा सा बाद में, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि सेपरेट चेनिंग में होता क्या है। सेपरेट चेनिंग में यूजिंग अ लिंक लिस्ट हम एलिमेंट्स को जो है आगे ऐड करते रहते हैं अगर कहीं पे भी कोलिजन होता है तो। यहाँ पे अगर मेरे पास एक और एलिमेंट आ जाए, ठीक है, जैसे कि 794, यहाँ पे अगेन मेरी जो हैश वैल्यू निकल के आएगी वो 4 ही आएगी। तो अगर मुझे ये एलिमेंट भी ऐड करना है अपने हैश टेबल में तो मैं कहाँ करूँगी, 634 के बाद कर दूंगी, ठीक है। तो सिमिलरली दीज एलिमेंट्स विल कीप गेटिंग एडेड। अगर कहीं पे भी कोलिजन होता है तो यहाँ पे ये जो चेन बन रही है इसकी वजह से इस मेथड को बोलते हैं सेपरेट चेनिंग, ठीक है। अब इस मेथड के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। फ़ायदे क्या हैं कि दिस इज़ सिंपल टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। ये मेथड हम मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब हमें पहले से ना पता हो कि कितने एलिमेंट्स ऐड होने वाले हैं, कितने फ्रीक्वेंटली वो ऐड होने वाले हैं या डिलीट होने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी होता है कि कभी भी हमारा टेबल पूरा फिलअप नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम टेबल में के हर एलिमेंट के आगे जो है और ऐड करते जा रहे हैं एलिमेंट्स इन एवरी बकेट। एट द सेम टाइम इसका नुकसान ये है कि देयर विल बी सम वैल्यूज इन आर टेबल या सम बकेट्स इन माई टेबल जो कि एम्प्टी रहेंगी, ठीक है। ये हो सकता है 4 काफ़ी सारी वैल्यूज़ की जो हैश वैल्यू है, काफ़ी सारे एलिमेंट्स की हैश वैल्यू 4 आए, ठीक है। तो वो सारे जो हैं वो एक ही बकेट में आ जाएंगे फिर एलिमेंट्स 4 वाली बकेट में, एंड बाकी सारी जो बकेट्स हैं मेरे हैश टेबल में वो एम्प्टी रहेंगी। एंड उससे क्या होगा, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर अगर सारे एलिमेंट्स एक ही बकेट में आ जाएं तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो फिर से O ऑफ n ही हो जाएगी, क्योंकि मुझे पूरी लिंक लिस्ट में फिर अपने एलिमेंट को सर्च करना पड़ेगा या इंसर्ट करने के लिए भी पूरी ट्रैवर्स करनी पड़ेगी। तो इन दैट केस, इन द वर्स्ट केस, माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम O ऑफ n ओनली, ठीक है। सो दिस इज a disadvantage of separate chaining. Now there are also other methods of handling collisions, ठीक है। दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, क्लोज्ड हैशिंग। क्लोज्ड हैशिंग में क्या होता है, एंड क्लोज्ड हैशिंग में 3 जो है मेथड्स हम देख रहे होंगे। नंबर 1 है लीनियर प्रोबिंग। सो नाउ लीनियर प्रोबिंग में अगर मेरे को एक ऐसा एलिमेंट ऐड करना है जिसकी हैश वैल्यू पे ऑलरेडी कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वी ऐड द एलिमेंट जिसके साथ कोलिजन हुआ है, जिसका कोलिजन हो रहा है, एट hk प्लस सम I वैल्यू mod 10, जहाँ पे I वैल्यू विल गो फ्रॉम 0 to m, where m is my size of the hash table, जो कि हम 10 ही ले रहे हैं इस केस में, ठीक है। तो 0 to 9 भी लिख सकते हैं आप, इंक्लूडिंग 9। तो I हमने देख लिया है कि I जो है वो 0 to 9 तक हमारा रेंज करेगा। अब ये I की वैल्यू चेंज क्यों हो रही है, हम क्या यहाँ पे कोई लूप लगा रहे हैं? Why am I iterating I की वैल्यू from 0 to 9? तो this will happen conditionally, ठीक है। 634 अगर हम लेते हैं तो 6hk if I find h of 634, तो that is 634 mod 10, that is 4, तो hk की वैल्यू आ गई 4। Now I am saying कि store this value at 4 plus I mod 10. I क्या है? Initially I will be 0. तो mod 10 की वैल्यू हो गई 4 mod 10, that is 4. अब 4 पे मैंने देखा कि वहाँ पे तो ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो अब मैं क्या करूँगी, अगर ये वाली hk प्लस I mod 10 पे ऑलरेडी एक एलिमेंट है
तो फिर मैं आई की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में बढ़ा दूंगी, ठीक है। अब आई की वैल्यू हो गई 1, तो नाउ आई विल डू 4 + 1 mod 10 and that will come out to be 5. अब मैं देखूंगी कि क्या 5 इंडेक्स पे मैं स्टोर कर सकती हूँ, क्या 5 पे मैं स्टोर कर सकती हूँ, हाँ, बिकॉज दैट इज स्टिल एम्प्टी। तो यहाँ पे देन आई विल स्टोर 634, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक और एलिमेंट होता 794, सपोज आई हैव अनदर एलिमेंट 794, ठीक है। तो अब इसका इंडेक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले we'll find hash value। तो h of 794 that will be equal to, जो भी हमारा ये हैश फंक्शन है उसको हम पहले अप्लाई करेंगे। तो 794 mod 10 कितना आएगा, 4 प्लस आई हमारा इनिशियली 0 है, तो 0 mod 10 दिस इज इक्वल टू 4। अब 4 पे देखा मैंने कि ऑलरेडी 494 प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूँगी, आई की वैल्यू 1 से बढ़ा दूंगी। आई की वैल्यू बढ़ गई, अब क्या आया, मेरी हैश वैल्यू 5। नाउ 5 पे मैंने देखा 5 इंडेक्स पे भी ऑलरेडी एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो अब मैं दोबारा अपनी आई की वैल्यू बढ़ा दूंगी। अब क्या आया, 6। नाउ 6 इज एम्प्टी, तो यहाँ पे देन आई कैन स्टोर 794। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले हैश वैल्यू ढूंढ रहे हैं फॉर एवरी एलिमेंट, एंड देन जब तक हमें कोई एम्प्टी बकेट नहीं मिल जाता तब तक हम चेक करते रहते हैं टू ऐड द न्यू एलिमेंट, ठीक है। अगर 4 है मेरे 794 के लिए हैश वैल्यू, तो मैं वहाँ पे नहीं डाल सकती एलिमेंट, क्योंकि देयर इज ऑलरेडी एन एलिमेंट प्रेजेंट है। तो जब तक मुझे एक एम्प्टी बकेट नहीं मिल जाएगा तब तक आई विल कीप मूविंग, ठीक है। एंड इसलिए मैंने यहाँ पे mod 10 लगाया है। mod 10 क्या करेगा, हमेशा ये जो हैश वैल्यू देगा वो मेरे को 0 to 9 के बीच में देगा, ठीक है। तो अगर सपोज ये भी फिल्ड होता एंड ये सारे एलिमेंट्स फिल्ड होते, तो 869 के बाद मैं चेक करती 0 इंडेक्स पे, ठीक है। तो आई विल कीप चेकिंग इन दी हैश टेबल स्टार्टिंग फ्रॉम जो शुरू में हैश वैल्यू आई थी मेरे एलिमेंट की, जब तक मुझे कोई एम्प्टी बकेट नहीं मिल जाता, ठीक है। सो दिस इज लीनियर प्रॉपिंग। ऑल्सो अगर हम यहाँ पे प्रॉब्स की बात करें, प्रॉब्स क्या होते हैं, प्रॉब्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि बेसिकली हमें कितनी चांसेस लग रही हैं टू फाइंड द राइट पोजीशन फॉर आवर एलिमेंट, ठीक है। तो अगर 634 के लिए हम बात करें, तो 634 के लिए पहले हमने चेक किया एट इट्स हैश वैल्यू 4, वहाँ पे हम एलिमेंट नहीं ऐड कर पाए। फिर हमने नेक्स्ट वाले उसमें चेक किया 5 इंडेक्स पे, वहाँ पे हमने कर दी, तो यहाँ पे मेरे को 2 प्रॉप्स लगे। उससे पहले जो भी एलिमेंट्स थे 682, 761, 494, 567, 869, इन सब के लिए एक प्रॉब लगा कि मैंने हैश वैल्यू ढूंढी और वहाँ पे जाके उनको इंसर्ट कर दिया। 634 के लिए कोलिजन हो गया, मैं वहाँ पे नहीं इंसर्ट कर पाई, इसलिए मुझे नेक्स्ट वाले में करना पड़ा जो कि एम्प्टी था, तो मेरे को 2 प्रॉब्स लगे। अब 794 की अगर हम बात करें तो इसको कितने प्रॉब्स लगे, इसके लिए पहले हमने 4 इंडेक्स पे चेक किया, वहाँ पे नहीं कर पाए, फिर 5 इंडेक्स पे चेक किया, वहाँ पे भी नहीं कर पाए, फिर 6 इंडेक्स पे चेक किया एंड वहाँ पे 6 इंडेक्स पे हमने 794 को स्टोर किया। तो 794 के लिए हमें 3 प्रॉब्स लगे, इट रिक्वायर्ड 3 प्रॉब्स, ठीक है। तो सिमिलरली 794 को जब मैं सर्च भी करूँगी अपने हैश मैप में, तो यही होगा कि हैश टेबल में, कि मैं सबसे पहले 4 पे चेक करना ढूंढना स्टार्ट करूँगी उसको, क्योंकि उसकी हैश वैल्यू जो ओरिजिनली आई थी वो 4 आई थी। फिर वहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा तो आई विल हैव टू ट्रैवर्स नीचे या ट्रैवर्स अहेड इन माई हैश टेबल टू फाइंड 794। तो मेरे को कितने प्रॉब्स लगेंगे टू फाइंड 794 इन माई हैश टेबल,
3 प्रॉब्स लगेंगे मुझे, ठीक है। तो लीनियर प्रॉबिंग में ये प्रॉब्लम है कि कई बार क्या होता है, क्लस्टर्स क्रिएट हो जाते हैं। कैसे? अगर बहुत सारे मेरे पास एलिमेंट्स हैं जिनकी हैश वैल्यूज आ रही है 4 फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे हमने देखा 634 की 4 थी, 794 की 4 थी। अगर और एलिमेंट्स है ऐसे, तो जो 4 हैश वैल्यू वाले मेरे एलिमेंट्स होंगे वो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं 4 से देखना स्टार्ट करूंगी और उसके बाद जैसे जैसे मुझे एम्प्टी बकेट्स मिलते रहेंगे मैं इंसर्ट करती रहूंगी। तो 4 हैश वैल्यू वाले काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे मेरे हैश टेबल में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्लस्टर्स क्रिएट हो सकते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए we use another method which is known as quadratic probing. Quadratic probing में we store the element in case of collisions. We store the element at hk plus I square mod n या mod m, where m is the size of our hash table, जहाँ पे I again will range from 0 to 9, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं जनरलाइज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को जनरल फॉर्मूला जब आप देखो तो एकदम से चौंक ना जाओगी ये क्या देख लिया, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जनरलाइज करके लिख रही हूँ। तुम्हारा हैश फंक्शन है k mod m, वेयर m इज द साइज ऑफ आवर हैश टेबल, यहाँ पे 10 है। एंड हम स्टोर कहाँ कर रहे होंगे एलिमेंट्स? एट एच के प्लस आई स्क्वायर होल मॉड एम, वेयर आई विल बी रेंजिंग फ्रॉम 0 to m। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लीनियर प्रॉबिंग में हम प्लस आई कर रहे थे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में हम प्लस आई स्क्वायर कर रहे होंगे। सो अगर मुझे 634 इंसर्ट करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले आई विल से कि अच्छा 634 के लिए जो वैल्यू आएगी हैश वैल्यू, दैट विल बी 634 मॉड m विच विल बी 4 प्लस आई स्क्वायर। आई की वैल्यू इनिशियली क्या होगी? 0, तो 0 मॉड 10 विच इज 4 पे ऑलरेडी एलिमेंट है, तो आई विल इंक्रीज आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो 1 स्क्वायर मैं ऐड करूंगी in 4 and mod 10, this will come out to be 5. तो 5 इंडेक्स पे I will store 634। अब अगर मेरे पास एक और नया एलिमेंट आता है which is 794, तो 794 सबसे पहले हम मॉड m करेंगे, तो दैट विल कम आउट टू बी 4, फिर i की वैल्यू इनिशियली 0 है, मॉड 10, तो दिस इज 4 पे मैंने देखा ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है, फिर मैंने i की वैल्यू बढ़ा दी, i की वैल्यू हुई है 1, तो आई विल ऐड 1 स्क्वायर इन दिस एंड मॉड 10, तो दिस विल कम आउट टू बी 5 पे भी देखा ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगी? आई की वैल्यू बढ़ा दूंगी, आई की वैल्यू हो गई अब 2, तो 2 स्क्वायर हम इसमें ऐड करेंगे एंड मॉड 10। 4 प्लस 2 स्क्वायर कितना हो? 4 प्लस 4 8 मॉड 10 इज 8। तो अब 8 इंडेक्स पे आई विल स्टोर 794। अगर ये भी ऑक्यूपाइड होता तो हम क्या करते? 4 प्लस 3 स्क्वायर करते, ठीक है, विच इज 9, तो 9 प्लस 4 13, mod 10 that would have come out to be 3, तो फिर 3 इंडेक्स पे हम इसको स्टोर करते, ठीक है, एंड सो ऑन चलता रहता। तो क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में और लीनियर प्रॉबिंग में इतना ही डिफरेंस है। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग करते क्यों है? ताकि क्लस्टर्स ना क्रिएट हो जाए, सेम हैश वैल्यूज वाले फंक्शन जो एलिमेंट्स हैं वो साथ में इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए हम क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग करते हैं।
तीसरा मेथड है डबल हैशिंग, विच इज इवन मोर ऑप्टिमाइज्ड देन क्वाड्रेटिक प्रॉपिंग, बट इट्स अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स. कैसे? डबल हैशिंग में, एज द नेम सजेस्ट, हम दो हैश फंक्शन यूज कर रहे होंगे एंड हम अपने एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे होंगे एट एच के प्लस आई इंटू एच टू के. ठीक है, तो इसको h1k बोलते थे, इसको h2k बोलते थे. तो यहाँ पे हमारे पास दो हैश फंक्शंस हो गए, एक h1 और एक h2. तो दिस मॉड जो भी हमारा साइज ऑफ हैश टेबल है. ठीक है, एंड यहाँ पे i जो है वो अगेन 0 से लेके m तक जा सकता है. तो सपोज मेरा h1k is k mod 10 and h2k is suppose k mod 5. ठीक है, तो अब क्या होगा अगर मुझे 634 यहाँ पे ऐड करना है. मैं देखा 634 तो h1 634 अगर मैं फाइंड करूँगी तो दैट विल कम आउट टू बी 634 mod 10 विच इज़ 4, क्योंकि i जो है वो इनिशियली 0 होगा. ठीक है, सो दिस विल कम आउट टू बी 4. h1 ऑफ 634 इज 4. ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि h1 इज k mod 10 तो 634 mod 10 इज 4. तो यहाँ पे हमारी हैश वैल्यू आई 4, जहाँ पे ऑलरेडी एक एलिमेंट प्रेजेंट है. तो अब क्या करेंगे, हम i की वैल्यू बढ़ा देंगे. i की वैल्यू अब हो गई ही 1. तो विल डू h1 634 प्लस 1 इंटू h2 634 mod 10. ठीक है, सो h1 634 क्या आया था हमारा 4 प्लस 1 इंटू h2 634. h2 क्या है, k mod 5. तो 634 mod 5 कितना आएगा? Again this will come out to be 4 only. 634 mod 5, हाँ 4 ही आएगा, है ना. तो 4 प्लस 4 mod 10 that is 8 mod 10 will come out to be 8. तो अब 8 इंडेक्स पे I will be storing 634. अगर 8 इंडेक्स पे ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट होता तो मैं क्या करती, मैं फिर से i की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाती और यहाँ पे फिर 1 की जगह 2 इंटू h2 इंटू 634 हो जाता. ठीक है, तो जब तक मुझे कोई एम्प्टी बकेट नहीं मिल जाता तब तक मैं i की वैल्यू जो है अपनी इंक्रीज करती रहती है. एंड दिस इज हाउ डबल हैशिंग में वी यूज टू हैशिंग फंक्शंस to find the hash value in case of collisions. Now one thing I want to discuss here in hashing is load factor. ठीक है, तो load factor कई बार पूछ लिया जाता है, पता होना चाहिए क्या होता है, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि ये implementation कैसे होती है hashing की. ठीक है, तो load factor क्या होता है, suppose n है हमारा number of elements जो कि हमें अपने हैश टेबल में डालने हैं, एंड m इज द नंबर ऑफ बकेट्स इन आवर हैश टेबल, बेसिकली आवर साइज ऑफ आवर हैश टेबल. तो लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर इज n अपॉन m, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि हमें अपने हैश टेबल में डालने हैं डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ बकेट्स हैं हमारे पास. ठीक है, तो सपोज अब ये n डिवाइड बाय m सिग्निफाई क्या करता है, अगर हमारे पास n एलिमेंट्स है अपने एरे में और अपने जो हैश टेबल है वहाँ पे हमारे पास m बकेट्स हैं, तो सपोज n की वैल्यू है 10 और m की वैल्यू है 5. ठीक है, 10 एलिमेंट्स है हमारे पास और 5 बकेट्स हैं. तो ऑन एवरेज हर बकेट में
वैसे तो ये रैंडम होगा कि एक बकेट में हो सकता है कोई भी एलिमेंट ना हो और किसी और बकेट में 4 एलिमेंट्स हो या ज़्यादा एलिमेंट्स हो, लेकिन ऑन एन एवरेज हर बकेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? इट वुड बी 10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 2, ठीक है, विच इज n डिवाइडेड बाय m. तो n डिवाइडेड बाय m गिव्स अस एवरेज एंट्रीज इन वन बकेट. अपने हैश टेबल में किसी भी एक बकेट में ऑन एन एवरेज कितनी एंट्रीज होंगी या कितने एलिमेंट्स जा सकते हैं, दैट वुड बी गिवन टू मी बाय द लोड फैक्टर विच इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय m. एंड द लोड फैक्टर डिसाइड्स कि हमारे हैश टेबल पे कितना लोड पड़ रहा है, ठीक है. वी वांट कि हमारा लोड फैक्टर जो है वो कम रहे, मतलब कि हर एक बकेट में जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं वो कम रहे. क्यों? अगर किसी एक बकेट में ज़्यादा एंट्रीज होंगी, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारी जो सर्च होगी वो इनएफिशिएंट हो जाएगी, क्योंकि उस बकेट में जाके फिर हमें एलिमेंट्स को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे कोलिजन्स होंगी, फिर वील हैव टू थिंक ऑफ सम वे टू हैंडल कोलिजन्स, ठीक है. सो वी वांट कि हर बकेट में मिनिमम नंबर ऑफ एंट्रीज हो, इसका मतलब कि लोड फैक्टर हमेशा कम रहे. तो लोड फैक्टर हम हमेशा चेक में रखते हैं कि इट शुड बी सम लो वैल्यू. जैसे ही हमारा लोड फैक्टर किसी प्री सेट क्वांटिटी को एक्सीड करता है तो उस केस में हम करते हैं रीहैशिंग. तो मोस्ट केसेस में जो लोड फैक्टर की लिमिट होती है दैट इज 0.75. जैसे ही 0.75 से हमारा लोड फैक्टर की वैल्यू बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं रीहैशिंग, ठीक है. जैसे हमारा लोड फैक्टर हमारे लिमिट को क्रॉस करता है तो हम रीहैश करते हैं. रीहैशिंग का मतलब क्या होता है? रीहैशिंग मीन्स increasing size of hash table and redistributing elements in it. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब हमने देखा था, हमने कितने एलिमेंट्स देखे थे? दीज वर 6 एलिमेंट्स एंड हमारे नंबर ऑफ बकेट्स कितने हैं यहाँ पे? 10, ठीक है. तो 6/10, तो यहाँ पे हमारा लोड फैक्टर जो होगा वो कितना होगा? 0.6, ठीक है. सपोज मैंने 2 और एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर दिए, 593 और 689. अब क्या हुआ? मेरा लोड, मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 8 एंड बकेट साइज जो है वो 10 ही है, तो मेरा लोड फैक्टर नया क्या बन गया? 0.8 बन गया. अब जैसे ही मेरा लोड फैक्टर 0.75 जो कि मैंने कोई लिमिट सेट कर रखी होगी उसको एक्सीड कर जाता है, उसको एक्सीड कर जाता है, तो हम क्या करेंगे? हम रीहैशिंग करते हैं. रीहैशिंग में क्या होगा कि ये जो अभी 10 बकेट्स हैं मेरे हैश टेबल में, इसको हम बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ बकेट्स को बढ़ा देंगे, अपने हैश टेबल की साइज को हम बढ़ा देंगे. तो अब हमारा हैश टेबल सपोज मैं 10 से 20 कर दूंगी, ठीक है. एंड अब क्या होगा? फिर से मैं अपनी सारी वैल्यूज की हैश वैल्यू ढूंढूंगी, क्योंकि अब मैं h के जो मेरा हैश फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा. मैं k mod 10 की जगह k mod 20 करूंगी. सारे एलिमेंट्स की हैश वैल्यूज दोबारा रिकम्प्यूट करूंगी एंड देन अपने हैश टेबल में डालूंगी जिसका नया साइज है 20, ठीक है. सो दिस इज रीहैशिंग. जैसे ही हमारा लोड फैक्टर कुछ लिमिट को एक्सीड करता है तो हम वापस अपने एलिमेंट्स की वापस हम अपने हैश टेबल का साइज इंक्रीज करते हैं, अपने सारे एलिमेंट्स की न्यू हैश वैल्यू फाइंड करते हैं एंड अपने हैश टेबल में उनकी न्यू हैश वैल्यूज में इंसर्ट करते हैं. तो वैसे देखा जाए तो रीहैशिंग इज अ वेरी कॉस्टली ऑपरेशन
ठीक है, क्योंकि क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो पूरा नया हैश टेबल बनाना पड़ेगा ऑफ अ बिगर साइज, एंड दोबारा सारे एलिमेंट्स की हैश वैल्यूज कंप्यूट करनी पड़ेगी और इंसर्ट करना पड़ेगा उन्हें इन द न्यू हैश टेबल। तो दिस इज अ कॉस्टली थिंग बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर हैशिंग, क्योंकि अगर हम रीहैशिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोलिजन्स होंगे बहुत सारे, है ना। रीहैशिंग नहीं करेंगे तो मतलब कि रीहैशिंग अगर नहीं करेंगे तो लोड फैक्टर मतलब कि इंक्रीज होता जाएगा, एंड लोड फैक्टर इंक्रीज होता जाएगा तो हर एक बकेट में हमारा लोड इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि हर एक बकेट में जो एवरेज नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी वो बढ़ती जाएंगी, जो कोलिजन्स है वो बढ़ते जाएंगे। कोलिजन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, कोलिजन्स बढ़ेंगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, एंड हम ये सब पूरा जो हैशिंग का पूरा जो कथा है वो पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, ताकि हम सर्च किसी भी एलिमेंट को ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर पाए। ठीक है, तो अब हमने बहुत सारी थ्योरी देख ली है हैशिंग पे। हैशिंग में मोस्टली थ्योरी का कॉन्सेप्ट ही होता है, जो कि काफ़ी बच्चे स्किप कर देते हैं, काफ़ी कोर्सेज में स्किप हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको अच्छे से कवर करना चाहते हैं थ्योरी पार्ट को। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, कोडिंग में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपने हैश टेबल को कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कोड में यूजिंग क्लोज्ड एड्रेसिंग। क्लोज्ड एड्रेसिंग क्या होती है, क्लोज्ड एड्रेसिंग इज सेपरेट चेनिंग। ठीक है, तो जब भी हम हैशिंग इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे हम साथ में कोई ना कोई कोलिजन हैंडलिंग मेथड भी इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हम सेपरेट चेनिंग कोलिजन हैंडलिंग मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं इन अ हैश टेबल। सो व्हाट आई वांट टू डू नाउ इज इम्प्लीमेंट हैश टेबल, हैश फंक्शन, एंड जो भी अभी हमने देखा है कि कैसे एलिमेंट्स को इंसर्ट किया जाता है हैश टेबल के अंदर, रिमूव किया जाता है, सर्च किया जाता है, एंड वील इम्प्लीमेंट separate chaining in our hashing to handle collisions। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी हैशिंग नाम से, एंड इस क्लास हैशिंग में हमारे क्या क्या डेटा मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए अपना हैश टेबल, जहाँ पे हम एक्चुअली अपने एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, अब डेटा स्ट्रक्चर सोचते हैं कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर हैश टेबल, एंड कीप इन माइंड कि हमें जो है यहाँ पे सेपरेट चेनिंग यूज़ करनी है। सबसे पहले जो एलिमेंट्स को नॉर्मली स्टोर करने के लिए हम एक वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर जो है हमें काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ दे देगा इनबिल्ट, जैसे कि सर्च और इंसर्ट, ये सब। नाउ अगर हमें सेपरेट चेनिंग इम्प्लीमेंट करनी है तो सेपरेट चेनिंग में क्या होता था, जब भी कोलिजन होता था तो हम एक एलिमेंट के आगे जो है दूसरा एलिमेंट ऐड करते थे, एंड किस तरह से, चेनिंग मेथड में यूजिंग अ लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेक्टर हम बनाएंगे फॉर आवर हैश टेबल उसका टाइप हो सकता है लिंक लिस्ट, जो लिस्ट हमने पढ़ा था STL कंटेनर ड्यूरिंग while studying linked list। तो we can create a vector of linked list, a vector of linked list, ताकि हमारा हर जो वेक्टर का हर एक इंडेक्स होगा दैट विल बी आर वन बकेट, और हर बकेट में एक लिंक लिस्ट जो है वो स्टोर हो रही होगी। ठीक है, सो वी कैन क्रिएट अ वेक्टर ऑफ लिस्ट, and let's call this hash table. Let's also include the header files for vector and list। ठीक है, also हमें एक साइज जो है डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें कितने नंबर ऑफ बकेट्स चाहिए अपने हैश टेबल में, क्या साइज चाहिए हैश टेबल का, बिकॉज वो जो है हमारे हैश फंक्शन में काम आ रहा होगा।
तो एक और यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं साइज, या फिर बकेट्स भी बोल सकते हो आप, जो आपका मन करे। अगर मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊं इस क्लास का, तो वहाँ पे मैं जो नंबर ऑफ बकेट्स हैं उसको कुछ साइज दे देती हूँ, यहाँ पे एक साइज पास कर देती हूँ, इंट साइज, एंड जो भी मैं साइज पास करूँगी उतने नंबर ऑफ बकेट्स हमारे क्रिएट हो जाएंगे। एंड ये जो मेरा हैश टेबल है इसको मैं रीसाइज कर दूंगी टू दिस न्यू साइज, टू दिस साइज विच इज प्रोवाइडेड टू मी। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी हैशिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना रही हूँ तो मैं एक साइज पास कर सकती हूँ, तो उस साइज का जो है मेरे को एक हैश टेबल मिल जाएगा। अब फंक्शन बनाते हैं टू इंसर्ट वैल्यूज, बट बिफोर इंसर्टिंग वी शुड नो व्हाट इज द हैश फंक्शन। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाते हैं दैट विल गिव अस द हैश वैल्यू ऑफ एनी की। ठीक है, कोई भी की अगर हम पास करेंगे इस फंक्शन में तो उसकी हमें हैश वैल्यू मिल जाए। ठीक है, एंड इसके लिए हम एक हैश फंक्शन बना सकते हैं विच कुड बी की मॉड buckets। ठीक है, विच इज द साइज ऑफ आवर हैश टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिविजन मेथड यूज किया है, डिविजन मेथड फॉर द हैश फंक्शन। अब हम फंक्शन बना सकते हैं टू ऐड एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर मेरे को कोई एलिमेंट ऐड करना है अपने हैश टेबल में, void add int की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आई विल फाइंड द हैश वैल्यू। तो int index will be given to me by the hash value of key. This will give me the index जहाँ पे मुझे इस की को स्टोर करना होगा। अब इस इंडेक्स पे जाके in my vector I can store this value। तो हैश टेबल में इस इंडेक्स पे आई कैन स्टोर द वैल्यू, लेकिन आई वोंट स्टोर द वैल्यू डायरेक्टली, आई विल स्टोर दिस वैल्यू एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, क्योंकि ये जो है हैश टेबल दिस इज अ वेक्टर ऑफ लिंक लिस्ट, तो इस इंडेक्स पे जाके जो भी उसके हैश वैल्यू है उस इंडेक्स पे जाके एक वहाँ पे लिंक लिस्ट प्रेजेंट होगी, उस लिंक लिस्ट के एंड में मुझे अपनी की ऐड करनी है। तो आई विल से हैश टेबल इंडेक्स डॉट पुश बैक की। ठीक है, तो ये पुश बैक जो है ये मेरा लिंक लिस्ट का फंक्शन है जो कि मेरे लिंक लिस्ट के एंड में मेरे की को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। एक और फंक्शन लिखते हैं टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर की। ठीक है, एंड सर्च फंक्शन जो होगा हमारा उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? वी वांट टू रिटर्न एन आइटरेटर टू दैट की, कि उस वेक्टर ऑफ लिस्ट में वो ये वाला की जो हम ढूंढ रहे हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट है, उस पर हमें एक आइटरेटर चाहिए। तो इसका रिटर्न टाइप हम लिख देते हैं लिस्ट इंट आइटरेटर। एंड इस फंक्शन में क्या करेंगे? कोई भी की अगर हमें सर्च करनी है अपने हैश टेबल में तो सबसे पहले तो यही है कि हम उसका हैश वैल्यू ढूंढ लेंगे। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि किस इंडेक्स पे जाके हमें इसको सर्च करनी है। ठीक है, तो अब जो हैश टेबल के इंडेक्स आईडीएक्स पे जो लिंक लिस्ट है उसमें ये वाली की जो है वो प्रेजेंट होगी, अगर होगी तो इस लिंक लिस्ट को मैं कैसे सर्च कर सकती हूँ? आई कैन यूज द फाइंड फंक्शन फॉर दिस। तो आई कैन से फाइंड द की, एंड मुझे यहाँ पे ये पास करना पड़ता है फाइंड फंक्शन में कि कहाँ से कहाँ तक मुझे सर्च करना है। तो हैश टेबल इंडेक्स डॉट बिगिन से लेकर हैश टेबल इंडेक्स डॉट एंड
तक आई वॉन्ट टू सर्च फॉर द की, एंड यहाँ से जो भी मुझे आइट्रेटर मिलेगा टू द की उसको मैं रिटर्न कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को आई होप ये समझ आ रहा है कि हैश टेबल इंडेक्स मुझे क्या रिटर्न कर रहा है। हैश टेबल इंडेक्स इज अ लिंक लिस्ट, तो उस लिंक लिस्ट के बिगिन से लेके एंड तक में हम सर्च करें अपनी की वैल्यू, एंड उसमें जो भी आइट्रेटर मुझे मिल रहा होगा वो मैं यहाँ पे रिटर्न कर रही हूँ। तो अब जो है हम डिलीट वाला भी फंक्शन लिख सकते हैं। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर की डिलीट करनी है तो उसके लिए अगेन व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले तो मेरे को मुझे इसका इंडेक्स ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे मुझे वो की मिलेगी। तो आई कैन फाइंड दैट यूजिंग दी हैश वैल्यू फंक्शन। देन आफ्टर आई हैव द हैश वैल्यू, तो हैश टेबल इंडेक्स, यहाँ पे इस लिंक लिस्ट में मेरी की प्रेजेंट होगी एंड मुझे उसको डिलीट करना है। तो आई कैन यूज द इरेज फंक्शन फॉर दैट। आई विल से हैश टेबल इंडेक्स डॉट इरेज, एंड यहाँ पे इरेज फंक्शन में आई हैव टू पास द आइट्रेटर टू दैट की इफ इट इज प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव टू पास द आइट्रेटर। अब आइट्रेटर कैसे मिलेगा मुझे? सर्च फंक्शन से। सो डॉट इरेज सर्च की, सर्च की जो है वो हमें एक आइट्रेटर दे रहा होगा टू दैट पर्टिकुलर की इन माई हैश टेबल, एंड इरेज फंक्शन से आई एम इरेजिंग दैट पर्टिकुलर की फ्रॉम माई हैश टेबल। ठीक है, तो हैश टेबल इंडेक्स पे जो लिंक लिस्ट होगी उसमें से आई एम डिलीटिंग दिस की। एंड डिलीट करने से पहले एक्चुअली हमें यहाँ पे ये भी चेक करना चाहिए कि क्या ये वैल्यू प्रेजेंट भी है या फिर नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि इफ सर्च की, ये जो फंक्शन है सर्च की, ये हमें एक आइट्रेटर पास कर रहा होगा। नाउ अगर ये की मिल जाती है हमें अपने हैश टेबल में तो इट विल पास मी एन आइट्रेटर टू दैट पर्टिकुलर की। अगर वो नहीं मिलता है तो क्या पास करेगा? तो इट विल पास मी द एंड आइट्रेटर फॉर दैट लिंक लिस्ट। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू इज कि if search key is not equal to hash table index dot end, तो इसका मतलब है कि that value is present। इसका मतलब है कि that value is present, या let me write key is present। इसको डिलीट की फंक्शन बोल देते हैं। लेट्स कॉल दिस ऐड की सर्च की। सो डिलीट की फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, पहले इंडेक्स हैश वैल्यू निकाल रहे हैं अपने की का, फिर हम देख रहे हैं कि क्या हमारे जो हैश टेबल में जो उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स है, जो हैश वैल्यू है, उस लिंक लिस्ट में वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो सर्च की फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर ये की प्रेजेंट होगी तो इट विल रिटर्न मी एन आइट्रेटर टू दैट की। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट तो इट विल रिटर्न मी द एंड आइट्रेटर फॉर दैट लिंक लिस्ट। ठीक है, तो एंड आइट्रेटर अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो मतलब की प्रेजेंट है मेरे हैश टेबल में, तो उस केस में आई कैन गो अहेड एंड इरेज दैट की, वरना आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग।
यहाँ पे मैं प्रिंट भी करा सकती हूँ, आउट is deleted. Else में if it cannot find the key in the hash table, so we'll just print that key is not present inside the hash table या in the hash table simply. ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं अपने कोड को. I'll make an object of class hashing. And let's make a hash table of size 10 initially. Now I can add elements, add keys in my hash table. And I can also delete key. Let's try to run this. Okay, we forgot to use the public keyword, so let's do that. String star h. So let's just initialize my object like this. ठीक है, तो यहाँ पे I've deleted the key 3 and अगर मैं इस फंक्शन को 2 बार ही कॉल करती हूँ तो पहले it is saying कि 3 is deleted and then it is saying that key is not present in the hash table. ठीक है, so we are able to create a hash table जहाँ पे हम एक हैश फंक्शन यूज़ करें यूजिंग डिविजन मेथड. हमने कोलिजन के लिए यहाँ पे यूज़ किया है separate chaining and we're able to add elements in our hashing table and retrieve them and search for them all in O of 1 time complexity. है ना, add के लिए आप देख रहे हो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 लग रही, O of 1 लग रही है, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इवन डिलीट में भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of 1 होगी एंड सर्च में भी O of 1 होगी. ओनली इन वर्स्ट केस जो हमारे सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही बकेट में लाई कर होंगे तब हमारी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो होगी O of n. बट ऑन एवरेज हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो यहाँ पे कितनी होगी O of 1. तो आई होप आप लोगों को हैशिंग का कॉन्सेप्ट इस वीडियो से समझ में आ गया है, कैसे होती है, क्यों होती है हैशिंग, हैश फंक्शन क्या होता है, हैश वैल्यू क्या होता है, हैश टेबल क्या होता है, क्या डिफरेंट तरीके के हमारे हैश फंक्शंस होते हैं, क्या डिफरेंट तरीके के हमारे कोलिजन हैंडलिंग मेथड्स होते हैं. ठीक है, एंड लोड फैक्टर क्या होता है, रीहैशिंग क्या होता है, ये भी हमने देख लिया है. हैशिंग हमने पढ़ा क्यों है, क्योंकि दिस इज़ एन एफिशिएंट वे जब भी हमें सर्च करना हो, रिट्रीव करना हो एलिमेंट्स इन कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. एंड ये जो हैशिंग कॉन्सेप्ट है इसको हम आगे डेटा स्ट्रक्चर्स में भी देख रहे होंगे. अनऑर्डर्ड सेट एंड अनऑर्डर्ड मैप. ठीक है, ये क्या होते हैं अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन इन डेटा स्ट्रक्चर्स में हैशिंग ही यूज़ होती है जिसकी वजह से दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर्स. तो वहाँ पे जब ये सेट एंड मैप हम कवर कर रहे होंगे, अनऑर्डर्ड सेट एंड अनऑर्डर्ड मैप, तो वहाँ पे आपको हेल्प होगी समझने में कि वो कैसे हो रहा है अगर आपने हैशिंग का कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में पढ़ लिया है. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज. नेक्स्ट वीडियो में हम हैश मैप स्टार्ट करेंगे एंड तब तक आप लोग
क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारे नोट्स बनाइए अच्छे से, बढ़िया से, जिनसे आपको रिवाइज करने में हेल्प हो लेटर ऑन. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स. I'll see you in the next video. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.